नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कन्नौज में सपा एमएलसी इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी मामले में पड़ी रेड, टीम ने जब्त किए दस्तावेज। पुष्पराज जैन पर छापेमारी से बौखलाए अखिलेश यादव, बोले एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। ईडी की 7,000 पन्नों की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। देशमुख पर 50 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, परिवार भी काले कारनामों में शामिल। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। दिल्ली में 1,313 तो महाराष्ट्र में 5,368 नए केस। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने भी दी है चेतावनी। एनआईए ने दर्ज किया लुधियाना बम ब्लास्ट के आरोपी जसविंदर मुल्तानी के खिलाफ केस। पूछताछ के लिए टीम जाएगी जल्द। सबसे पहले बात आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी पर। पीयूष जैन के बाद आयकर विभाग ने सपा एमएलसी इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर छापेमारी की है। कन्नौज के अलावा नोएडा, कानपुर, हाथरस और मुंबई सहित 50 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। छापेमारी में क्या मिला, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है, लेकिन शुरुआती जानकारी में टैक्स चोरी के आरोप में इस छापेमारी की बात कही जा रही है। वहीं पुष्पराज जैन के अलावा आयकर विभाग की टीम कन्नौज के एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ भी छापेमारी कर रही है। डॉक्टर साहब, अब सपा एमएलसी पुष्पराज जैन की तिजोरी पर भी बड़े छापे पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो पुष्पराज, जिसको कह सकते हैं कि पंपी जैन, ये समाजवादी पार्टी का एमएलसी है और ऐसा वैसा एमएलसी नहीं है। ये कन्नौज में जब अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो सारा मैनेजमेंट यही पुष्पराज जैन ही देखा करते थे और इनकम टैक्स वालों को पुष्पराज जैन का पता अखिलेश यादव ने ही दिया। जब पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई तो इन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने, कि गलत जगह छापेमारी हो गई है। और जब वहाँ से नोटों का ज़ख़ीरा निकलने लग गया, जब वहाँ पे सोने की ईंटें निकलने लग गई और पूरी तरीके से वो पकड़े गए, तब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। खैर, अब जो छापेमारी हो रही है वो छापेमारी इस वजह से हो रही है क्योंकि पीयूष जैन के छापेमारी के दौरान जो कुछ कागजात मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पुष्पराज जैन एक बड़ा व्यापारी है और इसका रिश्तेदार भी है। याकूब कन्नौज का सबसे बड़ा इत्र व्यापारी है, पहले कांग्रेस पार्टी में था, और ये इस तरह के व्यापारी हैं जिनका रिश्ता पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहा है और अभी भी है। तो इसलिए ये मसला चुनाव, ये मसला इनकम टैक्स, ये मसला हवाला कांड, ये मसला नेशनल सिक्योरिटी का अब बनता दिख रहा है। अभी तक आपने सही कहा कि कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर जानकारी इसके बाद सामने आएगी तो इसका असर यूपी के चुनाव में अब तो साफ साफ दिखने लग गया है, क्योंकि लोग हैरान हैं कि इत्र बेचने वाले के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस इस्तेमाल के लिए ये पैसे जो है घर के अंदर रखे गए थे। ऑब्वियसली चुनाव का समय है, इसलिए लोग इसे चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होता। और जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं अखिलेश यादव, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी का ही तो पैसा नहीं था जो इन घरों में बंद पड़ा था। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पुष्पराज के सपा कनेक्शन पर। पुष्पराज जैन पर जैसे ही छापेमारी हुई, अखिलेश यादव बौखला उठे। अखिलेश यादव ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले से पता था कि समाजवादियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पहले पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब बीजेपी ने अपनी खींच निकालने के लिए इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ भी छापा पड़वाया है। सर, छापा पड़ रहा है पुष्पराज जैन के यहाँ, लेकिन उसका असर अखिलेश यादव पर दिख रहा है। बिल्कुल असर जो है वो दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव
इन इत्र व्यापारियों से अपना रिश्ता ना होने की दुहाई दे रहे हैं। हकीकत समझ लीजिए क्या है। ये जो पुष्पराज जैन है वो दरअसल अखिलेश यादव के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। कैसे? कन्नौज के हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पी यादव वहाँ से चुनाव लड़ी थी। जब वो चुनाव लड़ी थी तो वो सारा हिसाब किताब चुनाव का, पूरा मैनेजमेंट, सारा दफ्तर, सब कुछ ये पुष्पराज और ये पीयूष जैन, ये दोनों ही संभालते थे। अब कभी कन्नौज का दौरा होता था, चाहे वो अखिलेश यादव हो या उनकी पत्नी हो, तो ये बताना चाहिए कि भाई आप पुष्पराज के घर पे क्या करने जाते थे। भाई कन्नौज का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ये समाजवादी पार्टी के साथ इनका रिश्ता, आपने उसको एमएलसी क्यों बनाया। अब आप कह रहे हो भाई पीयूष जैन से आपका रिश्ता नहीं है, लेकिन पुष्पराज का तो है। पुष्पराज जैन की बहन का लड़का है ये पीयूष जैन। आप कैसे कह सकते हो कोई रिश्ता नहीं है? जब छापेमारी हुई पीयूष के यहाँ तो ये पुष्पराज जैन साहब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे। एक गली में आप रहते हैं, एक परिवार के व्यक्ति हैं आप, और आप कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से ही ये झूठ बोल रहे हैं। अब जिस हिसाब से अखिलेश यादव छटपटा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अब वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे। इन सब चीज़ों से तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। एक और छापेमारी की बात आपने की, याकूब के यहाँ छापेमारी हुई है। ये बहुत बड़ा इत्र व्यापारी है, पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये खिसियाहट है कि भाई आप चुनाव के ठीक पहले इस तरह के केसेस, मान जो ये तो सरकार का काम है। आप इलेक्शन नज़दीक है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करना छोड़ दे, ये कहना वो चाह रहे हैं। इन बातों में तर्क नहीं है और ये कानून संगत, न्याय संगत भी नहीं है, और इसलिए इसका जो असर इलेक्शन पे जो पड़ रहा है उसकी वजह से अखिलेश यादव परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात देशमुख पर कसे शिकंजे की कर लेते हैं। वसूली गैंग के आका देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ईडी ने वसूली गैंग के खिलाफ 7000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में अनिल देशमुख और उनके परिवार पर 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, यानी कि देशमुख ने अकेले ही वसूली के 50 करोड़ की हेराफेरी की। चार्जशीट में कहा गया है कि देशमुख और उनके परिवार ने उनसे संबंधित कंपनियों में इन पैसे को अवैध तरीके से निवेश किया है। सर, बड़ी हैरानी की बात है, अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर बैठकर वसूली रैकेट चला रहे थे। देखिए, ईडी अनिल देशमुख के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। पहला चार्जशीट आया, ये दूसरा चार्जशीट है, और जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि अभी और भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिए जाएंगे। अब तक ये बताया जा रहा था कि ईडी के पास वो सबूत मिले हैं कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए का हेरा फेरी इन्होंने किया 4 दिल्ली की कंपनियों के जरिए। अब जो चार्जशीट के अंदर एक नया बवाल आ गया है कि ईडी ये दावा कर रही है कि अपने परिवार और परिवार से जुड़ी हुई कंपनियों के जरिए अनिल देशमुख ने 50 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। जी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि लुका छुपी खेल रही, कि अभी तो ये दूसरा चार्जशीट है, अब आगे भी आएगा, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों से तो पूछताछ ही नहीं हुई है। इसमें मुख्य अभियुक्त अनिल देशमुख को बनाया गया है, साथ ही साथ अनिल देशमुख के दोनों बेटों को भी डाला गया है। दोनों बेटों से भी ईडी बातचीत नहीं की है। 27 कंपनीज ईडी के पास हैं जो अनिल देशमुख के परिवार से जुड़े हुए हैं। अभी तो सिर्फ 4 का हिसाब किताब हुआ है कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए। अब इन सब के ऊपर भी पूछताछ होगी। दूसरा बात ये कि अभी तक ईडी उन पैसों के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी जो पैसा सचिन वाजे ने रेस्टोरेंट वाले से, बार वालों से जो उगाही की थी, वसूली की थी। अब ईडी ये कह रही है कि अब वो रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट, जो महाराष्ट्र सरकार की सीआईडी की चीफ थी, कि किस तरीके से गृह मंत्रालय के अंदर से पैसे देकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था, उसकी वो जांच करेगी। अभी उसमें 12-13 आईपीएस जो इंडियन पुलिस सर्विस और स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारियों से बातचीत होनी है, उनसे पूछताछ होना है। पूछताछ इसलिए होना है कि ये पता करना है कि भाई इसमें
जो आपकी जो बदली हुई है या आपको जो पोस्टिंग मिली है वो अनिल देशमुख के रिकमेंडेशन से हुई है, तो क्या आपने कोई पैसे वैसे की लेन देन भी हुई है, ये एक अलग जांच होगी। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस वसूली कांड में, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में शिवसेना के एक लीडर जो वर्तमान में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल परब, उनके ऊपर भी जांच की आंच आने वाली है, क्योंकि ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है उसका रिकमेंडेशन वो अनिल परब की तरफ से किया गया। तो ये सारी खबरें जो आ रही हैं वो आघाड़ी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबरें हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ओमिक्रॉन के कहर पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की सुनामी आ सकती है। इस वेरिएंट का खतरा हर उम्र के लोगों को है, लेकिन बच्चों पर इसका असर चिंता बढ़ाने वाला है। वहीं भारत में भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन हड़कंप मचा रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1313 नए मामले सामने आए हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो दिल्ली का है, क्या कहेंगे? भाई दिल्ली का हाल तो बुरा है ही, लेकिन दिल्ली के मालिक कहाँ हैं? कहाँ है वो नटवरलाल? वो लुधियाना में रैलियां कर रहा है। ये हिंदुस्तान में जो सरकार चलाने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, आपको लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। किस तरीके से दिल्ली में व्यवस्था होना है, केजरीवाल को जरा सा भी इसके बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे तो टेलीविजन पे आप भाषण देते हो, और सवाल क्या है कि मीडिया इन सब सवालों को उठा नहीं रही है। चुनाव का वक्त है, सबको ऐड चलवाना है, पैसे आने हैं, तो कोई ये सवाल पूछ ही नहीं रहा कि भाई अब तक लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया, हॉस्पिटल्स की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बहाल करने के लिए अभी तक कोई निगोशिएशन, कोई उस तरह से चीज़ें क्यों नहीं हो पाई है, बेड्स की क्या स्थिति है, क्योंकि जिस हिसाब से ये डबल होता चला जा रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं सो मोटो लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि अभी बंद करो ये सारा चीज़, लोगों की जान रहेगी, इलेक्शन होता रहेगा। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, बस आंकड़े ही आंकड़े लोगों के सामने परोसे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में इतना हो गया, केरल में इतना हो गया, दिल्ली की स्थिति चिंताजनक है। लेकिन चिंताजनक है तो इस चिंता का निवारण कौन करेगा? जिनके सिर पे इसकी जिम्मेदारी है वो बहुत ही बेशर्मी के साथ इस जिम्मेदारी को झड़क करके वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कैंपेन में जुटे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर लुधियाना ब्लास्ट केस पर। एनआईए ने खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने यह मामला दर्ज किया है। ये कदम उन रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर पंजाब में बड़े पैमाने पर अशांति पैदा करने की योजना बना रही है। मुल्तानी SFJ का सक्रिय सदस्य है और लुधियाना ब्लास्ट मामले में उसकी मिलीभगत सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि एनआईए की टीम जल्द ही मुल्तानी से पूछताछ के लिए जर्मनी रवाना होगी। एनआईए मुल्तानी को भारत लाए जाने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करेगी। आपको बता दें कि मुल्तानी को जर्मन पुलिस ने पकड़ा है और उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जसविंदर सिंह मुल्तानी को लेकर कोई और बड़ा खुलासा जल्द हो सकता है क्या? देखिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर। दुनिया भर में जहां भी, जिस देश में भी आतंकवाद से जुड़े हुए संगठन कार्यरत है, किसी भी नाम, फर्जी नाम से या इस तरह के नाम, जैसे ये सिख फॉर जस्टिस, कौन है ये संगठन? अब आप देखिए क्या हो रहा था इस देश के अंदर में। अब वो तमाम लोगों से ये सवाल जवाब करना चाहिए जो इस चीज को लेकर के डिफेंड कर रहे थे। ये सिख फॉर जस्टिस वही है जिसमें पन्नू हर दिन वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करता था और किसान आंदोलन के समर्थन में वो रोज बयानबाजी करता था। ये सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जो यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह
हिंदुस्तान के एम्बेसी के बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे उसको ये स्पॉन्सर कर रहा था। ये एसजेएफ वही है, ये सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वही है जो कनाडा से, जर्मनी से, यूके से लोगों को इस किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को भेज रहा था और इस बात के लिए उकसा रहा था कि लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान कर दो, लाल किले पे जाकर के खालिस्तान का झंडा फहरा दो। यही चीजें तो हो रही थी। यही वो संगठन है और इससे जुड़े हुए लोग जो पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये दलाल जो किसान आंदोलन के बीच में घुस के वो खालिस्तानी टी शर्ट, वो झंडे, वो बिंडर वाले की तस्वीरें, उसके टी शर्ट्स को पहन करके आप अब ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। हिंदुस्तान की एजेंसी ने नहीं पकड़ा है उसे, जर्मनी की एजेंसी ने पकड़ा है और जर्मनी में उसको कैद किया गया है और हिंदुस्तान की सरकार इस तरीके से उसको हिंदुस्तान लाया जाए उसके ऊपर काम कर रही है। पूछताछ के लिए एनआईए की टीम वहाँ जा रही है और जब पूछताछ होगी कई सारे खुलासे भी होंगे और इन्वेस्टिगेशन का रुख ये भी होना चाहिए कि ये जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं उसको हिंदुस्तान में जमने के लिए, हिंदुस्तान में उसको ऑपरेशंस को चलाने के लिए वो कौन से मीर जाफर हैं, वो कौन से गद्दार हैं जो हिंदुस्तान में छिपे हुए हैं, एक एक का नाम दुनिया के सामने आना चाहिए, उन्हें बेनकाब करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।